Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Jeet Sinha, and in this video we are going to discuss about how to do research for your mood proposition for memorial making. I will tell in very simple terms how you should do research and what is the proper way to do research in mood propositions. So first, coming to my first point. सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमको अपना प्रॉब्लम इतने अच्छे से पता होना चाहिए कि हम कभी भी बता सके। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि यू शुड रीड योर मूड प्रोपोजिशन एज मेनी एज टाइम एज पॉसिबल, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मूड प्रोपोजिशन का मेकर होता है वो आपको बताना चाहता है उसके थ्रू। तो आपको इतनी बार पढ़ना है कि आपको एक एक पार्ट क्लियर हो जाए मूड प्रोपोजिशन के, कि कहाँ पे उसने क्या कहा है और कैसे फैक्ट्स आपके पार्टी को फेवर कर रहे हैं। एक तो आपको ये पता करना है कि कौन से कीवर्ड्स यूज किए हैं, आपको हिडन वर्ड्स, हिडन एम्बिग्विटी जो मूड प्रोपोजिशन में दी गई है कि कुछ आपको फैक्ट्स के थ्रू ये पता चले कि ये सिचुएशन उसने बताने की कोशिश की है। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि मूड प्रोपोजिशन को जो बनाता है वो आप कुछ ऐसे वर्ड्स को पिक करता है जो कि कीवर्ड्स होते हैं, जिसके थ्रू आप रिसर्च को अपने बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर वो कीवर्ड्स आप तभी समझ पाएंगे जब आप मूड प्रोपोजिशन को अच्छे से पढ़ेंगे बार बार। तो आपको कितनी बार मूड प्रोपोजिशन पढ़ना चाहिए? सबसे पहले आपको रिसर्च करने से पहले 10 to 15 टाइम्स मूड प्रोपोजिशन एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए। उससे पहले आप अगर रिसर्च अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप improper facts or without complete side of the story you are beginning the research, so that is not suggested. ऑल्सो जब आप रिसर्च बिगिन कर रहे हो, मूड प्रोपोजिशन पढ़ने का दूसरा एडवांटेज ये है कि आप इससे ये समझ सको कि जो आप अपने साइड, जैसे आप कभी पिटिशनर के साइड से बना रहे हो कभी रिस्पोंडेंट, तो आप अपने साइड के फैक्ट्स को डिस्टिंग्विश कर सको कि कौन सा फैक्ट मेरे पिटिशनर साइड को फेवर कर रहा है और कौन सा फैक्ट रेस्पोंडेंट को फेवर कर रहा है। ये जो हमें डिस्टिंग्विश करते ये भी बहुत ज़रूरी है। और इससे जो हम और भी एक चीज़ कर सकते हैं, जो हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और इररेलेवेंट फैक्ट, मूड प्रोपोजिशन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपके काम के नहीं होते, जिसमें सिर्फ बैकग्राउंड ऑफ पार्टीज़ या फिर ये ऐसा कुछ होता है जो कि आपके कोई काम का नहीं है, आपके मूड प्रॉब्लम से कोई मेमोरियल मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं है। तो आप उसको भी जब आप ये मूड प्रोपोजिशन पढ़ रहे हो तो उसको डिस्टिंग्विश करके कहीं अच्छे से अपना लिख सकते हो। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है वो है हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट फैक्ट्स फॉर योर साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपना फैक्ट्स हाईलाइट करना होगा। जैसे आपको लीगल टर्म, यहाँ पे अगर किसी ने एफआईआर की तो आपको ये पता करना होगा कि एफआईआर की वैलिडिटी है, या फिर अगर किसी ने रिट फाइल की तो आपको ये रिट की मेंटेनेबिलिटी देखनी है। तो इसी हिसाब से आपको अपने रेलेवेंट फैक्ट्स को हाईलाइट करते हुए उसी पे आपको रिसर्च आगे कंटिन्यू। जो थर्ड स्टेप है वो आपको है कि आपको एक रिसर्च आर्टिकल उसी टॉपिक से रिलेटेड, आप चाहे तो जे स्टोर पे खोज सकते हैं या फिर गूगल पे खोज सकते हैं। आप वो जो प्रॉब्लम आपका मूड प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप रिसर्च आर्टिकल खोजें। उससे आपको ये फ़ायदा, रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर और भी बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेस हैं, दूसरे कंट्री के गाइडलाइंस, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे काम में आ सकते। तो ये उन सब को हम लोग खोज के और वहाँ पे हम अपने उससे रीड करें और हमें उनसे लीगल प्रोपोजिशन, जो लीगल एक्ट्स लगे हैं अपने सिचुएशन में, उनकी नॉलेज हो जाए। फिर हम लोग फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि थर्ड स्टेप हमें एक ओवर आइडिया देता है कि हम लोग को क्या हमारा कितना बड़ा स्फेयर है जिस पे हम लोग रिसर्च करने वाले। फोर्थ स्टेप, तो अब फोर्थ स्टेप ये है कि रेफर टू ऑल द लॉज रेलेवेंट फॉर योर साइड ऑफ आर्गूमेंट। आप जितना भी लॉ आप जितना भी लॉ आपके मूड प्रोपोजिशन में बताया गया आप उसको रेफर करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको अच्छे से पढ़ें। आपको हर एक्ट का एक एक सेक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए,
क्योंकि आपको जज कभी भी आपको ये पूछ सकता है कि आपसे उस सेक्शन में आपने जो आपने रेफ़र किया है उससे तो आप बता ही रहे हो, लेकिन उससे प्रीवियस या फिर उसके बाद वाले सेक्शन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा कि आपको पूरी एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि उस एक्ट का पर्पस क्या था, उस एक्ट से हमारा क्या आर्गुमेंट बन रहा है और उस एक्ट से डिफेंडेंट साइड कैसे, उसको क्या क्या उसमें खामियां हैं जिसको हम लोग अपने साइड आर्गुमेंट्स में वो हटा के बताना है। तो फिर ये अब 6th पॉइंट आता है कि फाइंड प्रोविजन फ्रॉम द एक्ट रेलिवेंट टू यूज एंड फाइंड केस लॉज एंड ऑल द डेवलपमेंट्स बाय जुडिशरी। फिर 6th स्टेप है कि आपको केस लॉ खोजने होंगे उस रेलिवेंट सेक्शन से रिलेटेड, जैसे कि आपने खोजा उस रेलिवेंट आर्टिकल से कि आपको मिला वहाँ पे कोई एक आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 से आप केस लॉ उसमें सर्च करोगे। फिर आर्टिकल 14 के केस लॉ से आपको पता चला कि ये केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था और उसके कंट्राडिक्टिंग ओपिनियन किसी दूसरे केस में वो कहा था। तो आपको वो खोजना है कि अगर कोई कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है तो उसका रेशियो डेसिडेंडाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ओपिनियन अपनी ओबिटा डिक्टा दी थी, क्या ओपिनियन थी सुप्रीम कोर्ट की इस केस को जजमेंट देते टाइम। तो ये सारी चीज़ें बहुत रेलिवेंट हो। फिर 7th पॉइंट है कि आपको अपने रिसर्च को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करना है, आपको एक प्रॉपर फाइल बनानी है उसके लिए अपने लैपटॉप पे, तो जिससे कि आप अपने रिसर्च को कभी भी किसी भी टाइम अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप तुरंत एक्सेस कर सकते हो। ये आपको डिपेंडेंट नहीं रहना होगा कि मैंने उस साइट पे खोला था या फिर उस साइट पे खोला था। इससे क्या होता है, रिसर्च जो आपका मिक्स हो जाता है, फिर आपको लगता है कि हमने कुछ रिसर्च नहीं किया। तो आपको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी आनी चाहिए। तो अब हम लोग इतने पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ड्राफ्टिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, कि हाउ शुड यू ड्राफ्ट द मेमोरियल। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू टेक फीडबैक फ्रॉम यू एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव। थैंक यू।